आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसका व्यंजक क्या होता है अर्थात सूत्र क्या होता है और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले सेल की संरचना को समझते हैं। यहाँ सेल में एक पात्र होता है, यहाँ पर इसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है, एक इसमें धन इलेक्ट्रोड होता है जो धातु का छड़ होता है, इसी तरह से इसमें एक ऋण इलेक्ट्रोड होता है, ये भी धातु का छड़ होता है। जब हम इस परिपथ को बंद करते हैं अर्थात इससे हम कोई चीज़ चलाते हैं, जैसे हम इसको घड़ी में लगा दिए या रेडियो में लगा दिए या रिमोट में लगा दिए, तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो सेल में जो बाहर की ओर धारा है बाह्य परिपथ में, वो धन से कहाँ की ओर प्रवाहित होती है, ऋण की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन सेल के अंदर धारा ऋण से कहाँ की ओर, धन की ओर प्रवाहित होती है। तो जब धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है इस धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो चलिए देखते हैं सेल के अंदर। तो देखिए यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की ये सेल के अंदर हो गया, विद्युत अपघट्य द्वारा जो इसमें भरा है वो विद्युत अपघट्य हो गया। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो चलिए अब परिभाषा आपको सरल लगने लगी होगी। सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। अब हमें व्यंजक निकालना है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो इसके लिए एक चित्र बना हुआ है। यहाँ पर ये जो बना है ये सेल का संकेत है। सेल के संकेत में एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन धन को बताती है, छोटी लाइन ऋण को बताती है। यहाँ पर ये ई लिखा है, ये इसका विद्युत वाहक बल है और इसके पहले पढ़ चुके हैं। सेल के खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के बीच का अधिकतम विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। और ये जो स्मॉल आर लिखा है ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। और इस परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो धन से कहाँ की ओर होता है, ऋण की ओर। तो यहाँ पर ये तीर लगा है और यहाँ पर ये आई है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान रखना है। ये वाला भाग क्या कहलाया, आई कहला गया। और सेल के साथ कोई उपयोग करने वाली युक्ति जुड़ी होगी, उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ इसे हमको समझना है। अब चित्र के बाद हमको चित्र के बारे में लिखना है। तो माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये सेल का विद्युत वाहक बल ई हो गया। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो यहाँ आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो गया। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो ये बाहर का प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया। इसके सिरों का विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर क्या है, वी है। इसमें शो नहीं है, आप चाहें तो यहाँ विभवांतर इसका बना सकते हैं। अब यहाँ पर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, तो इसमें एक ही सेल जुड़ा है और इसका कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो हो जाएगा आर प्लस आर। इसके बाद यहाँ पर हमको धारा निकालना है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि धारा बराबर पहले पढ़ चुके हैं। भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। और यदि मैं यहाँ पर आई निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, भी बटे आर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी है ये अधिकतम विभवांतर है और इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और आर का मतलब यहाँ कुल प्रतिरोध है, इसलिए धारा का सूत्र बन गया। अब इसमें हम मान रखेंगे। तो धारा को किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। और कुल प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर प्लस आर। ये कुल प्रतिरोध हम निकालें, इनका मान रख दिए। मान रखने के बाद देखिएगा कि यहाँ आई के स्थान पर ये वी बटे आर आ गया। तो ओम के नियम से अभी हम जानते हैं कि वी इक्वल टू होता है आई आर। अब यहाँ से यदि हम आई निकालना चाहें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आर। ये किसका मान हो गया, आई का। इसलिए यहाँ आई के स्थान पर हम क्या लिख दिए हैं, वी बटे आर। और इधर का जैसा था उसी तरह का उतार दिए हैं। अगले स्टेप में हम देखते हैं
कि हम इनका पक्षांतर कर दें। यहाँ पक्षांतर समझिएगा, इस पूरे टर्म को हम इधर पक्षांतर कर दिए हैं तो ये हो जाएगा r प्लस आर। अब यहाँ पर इसका पूरा का पूरा पक्षांतर इधर कर दिए हैं तो ये r चला जाएगा ऊपर, इसलिए हो जाएगा ER, और ये v आ जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा v। इस तरह से हमको पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने के बाद हम क्या देखते हैं, ये कैपिटल R को हम इधर पक्षांतर कर दिए हैं तो एक प्लस में R था, इधर माइनस R आ गया। अगले स्टेप में आप देख रहे होंगे कि ये जो R था इसको हम बाहर निकालें, कॉमन निकालें, तो यहाँ से R हट जाएगा, यहाँ से भी R हट जाएगा, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा E/V, और यहाँ से हटेगा तो ये क्या बचेगा 1, तो -1। इस तरह से आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक हो गया किसी सेल का। अब यहाँ प्रश्न है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। ध्रुव का मत इलेक्ट्रोड है, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ इतना बड़ा बर्तन ले लूँ और यहाँ पर यदि इलेक्ट्रोड इधर और इधर पर हैं, यहाँ और यहाँ है, तो इलेक्ट्रोड ये पास में है तो इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम। यदि इन्हीं इलेक्ट्रोडों को इतना दूर दूर रख दिया जाए तो आवेश को चलने में ज़्यादा अवरोध का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। यदि सांद्रता बढ़ जाती है अर्थात उसमें गाढ़ापन आ जाता है विद्युत अपघट्ट में, तो फिर रुकावट अधिक होने लगती है क्योंकि उसमें संघट्ट होने लगते हैं आवेशों के बीच में। इसलिए यदि हम विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं द्रव में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। तो जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का पतला सा इलेक्ट्रोड है और कुछ इस तरह का ये चौड़ा सा इलेक्ट्रोड है, तो सेल बनाने के लिए हमको इस इलेक्ट्रोड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि चौड़े इलेक्ट्रोड को रखने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घटता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल यदि बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घटता है। अब हम बात करते हैं ताप की। यदि हम ताप बढ़ा दें तो क्या होगा। तो यदि हम विद्युत अपघट्ट के ताप को बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी घटता है, क्योंकि आवेश आसानी से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाने लगते हैं।